student, welcome to the UStar Academy. This is your best online platform for your study and I am your biology teacher कैलाश सर। तो आज हम पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड का 4th चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जनरली आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोटिक हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाए जाते हैं और विदाउट सेल इट कैन नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स it becomes a unicellular or it may be a multicellular. If the living organisms are unicellular, those living organisms which have the single cell, and some living organisms they are multicellular, but more and more number of cells they are fused with the same function, structure and evolutionary origin. Then they form tissue converted into organs and organ into the organ system. In human being, higher complex living organism consists of cells, tissues, number of organs and organ systems. Now, in this topic, we are discussing the different types or different points. These points are like as. सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में कैन यू रिकॉल, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड क्या है? आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात करें या यूकैरियोट की बात करें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। जी हाँ, अगर सेल पाए जाते हैं तो सेल के इनसाइड में सेल साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। सेल के साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के इनसाइड एट द सेंटर रीजन देयर इज टू बी अ न्यूक्लियस। ये इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले देखते हैं कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाया गया था। हम देखते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड इज the components of sugar, that is 5 carbon sugar, pentose sugar plus. Now the components of sugar, nitrogen bases and phosphates, they are to be formed of nucleotides. These nucleotides we say as a nucleic acids. इन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज द कंपोनेंट ऑफ sugar, nitrogen base and phosphates. Now these are known as a nucleotides. इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो इसको पहले जो है न्यूक्लिक एसिड क्या है ये देखा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड जो है यह कितने टाइप के होते हैं? तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर आरएनए के फॉर्म में हो सकते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स एंड आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वेयर यहाँ क्या देखा गया है? राइबोस पेंटोस शुगर है और यहाँ डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है। तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स देखे हमने। कौन से? तो दोज आर डीएनए एंड आरएनएस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन क्या है? चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस
जो कि ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन निर्माण होते हैं। इस प्रोटीन के निर्माण होने के लिए डीएनए का स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड जो है वह इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल या डीएनए का डबल स्ट्रैंड, इसका एक स्ट्रैंड जो है सेंस स्ट्रैंड और दूसरा नॉन सेंस स्ट्रैंड होता है या टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके पहले प्राइम में या हम ये कह सकते हैं कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम 5 प्राइम का होगा और दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम का होगा, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि 5 प्राइम 3 प्राइम का है। उसके बनने की अभिक्रिया यानी डबल स्ट्रैंड के डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड के एमआरएनए की कन्वर्शन होने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस की पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप ट्रांसलेशन, जिसमें कि एमआरएनए जो है वह क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, किसकी, अमीनो एसिड की, यानी अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, मोनोमर अमीनो एसिड, देन मोनोमर से डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर एंड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनेंगे, यानी नंबर ऑफ अमीनो एसिड का निर्माण होगा। यानी ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम सेल के साइटोप्लाज्म में देखते हैं और इस कारणवश हम प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म 2 स्टेप में देखते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड का मेन रोल क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा, डीएनए जो है यह क्या करेगा, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट करेगा, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू अनदर। जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक उसके न्यू वन में ट्रांसफर होते हैं थ्रू द डीएनए एंड देयरफॉर दिस डीएनए इज द इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एज द सेम। अब अगर यदि किसी कारणवश डीएनए में या डीएनए के जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स होंगे, उन जीन्स में यदि किसी कारणवश डिसऑर्डर पाया जाता हो तो ये डिसऑर्डर भी परफॉर्म होंगे या डिसऑर्डर भी पाए जाएंगे। इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स और साथ ही साथ क्या देखते हैं हम कि डिसऑर्डर भी पासेस करता है। अब तीसरे चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के डीएनए में क्या मेजर डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले हम डीएनए के स्ट्रैंड को देख लेते हैं। डीएनए अक्सर डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम दूसरा 5 प्राइम, इसी तरह से एक जो इंड है यह कन्वर्ट होगा या यह जो है तो पासेस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, प्राइम का मतलब पोजीशन। तो यहाँ जो है डीएनए में किस तरह की पोजीशन पाई जाती है, यहाँ देखेंगे हम इस तरह का डीएनए का एक स्ट्रैंड है। अब आप ये जानते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। इस डबल स्ट्रैंड के डीएनए में यदि हम आगे बढ़े तो ये क्या करेगा कि ये डबल स्ट्रैंड का डीएनए जो है इनसाइड में किस तरह से है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह से होंगे उसे भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं यह जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर का हो सकता है। यहाँ हमने लिखा है OH H H H H OH एंड CH2OH। तो आप सभी जानते हैं कि यदि हमने ये स्ट्रक्चर लिखा है तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ सेंटर में कार्बन है, सेंटर में कार्बन है।
साथ ही साथ इस कार्बन के साथ साथ जो है हम क्या देखते हैं कि ये कार्बन जो है, जो पांचवा कार्बन है वो रिंग से बाहर है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पांचवा कार्बन कहाँ दिखाई दे रहा है? रिंग से बाहर दिखाई दे रहा है, इसे हम रिंग से बाहर देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से पहला कार्बन कहाँ से जुड़ रहा है? नाइट्रोजन बेसिस से जुड़ रहा है। दूसरा कार्बन में H और H है, इस जगह पर हम ये कहते हैं कि दिस टू बी अ डीऑक्सीराइबोस। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला C5H10O4 है। देखिए आप कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4, तो ये दिस इज दी डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस है, जो कि 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि इस डीऑक्सीराइबोस के साथ साथ पहले स्टेज में या पहले कार्बन पोजीशन पे कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस सामान्यतः 2 तरह के पाए जाते हैं, कुछ प्यूरिन बेसिस तो कुछ पिरिमिडिन बेसिस। प्यूरिन बेसिस हमेशा पिरिमिडिन बेसिस के इक्वल होते हैं, यानी पिरिमिडिन और प्यूरिन बेसिस हमेशा समान पाए जाते हैं। देखते हैं प्यूरिन बेसिस जो है ये कैसे होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग्ड होते हैं। अब डबल रिंग्ड कैसे होंगे? यानी हेक्सागोनल एंड पेंटामर। इसमें क्या देखा जाएगा? तो एक हेक्सागोनल रिंग होगा और दूसरा पेंटामर रिंग होगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अब ये होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, इस तरह से हम प्यूरिन बेसिस देखते हैं। ठीक उसी तरह से पिरिमिडिन बेसिस देखा जाए तो ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन से? तो थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है? ये सिंगल रिंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल रिंग्ड। अब ये सिंगल रिंग होंगे, यानी कैसे होना चाहिए? हेक्सागोनल होते हैं। कैसे? हेक्सागोनल होते हैं। और ये हेक्सागोनल होंगे, इसका मतलब है कि इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरह से होगा। ठीक इसी के साथ साथ हम देखते हैं कई बार जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, तब भी जेनेटिक कोड की बात करते हैं, तब भी इस थायमिन की जगह रिप्लेस होके क्या आता है? यूरेसिल आता है। तो यूरेसिल किसकी जगह ले रहा है? थायमिन की जगह लेता है। और इस तरह से हम नाइट्रोजन बेसिस देखते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं? फॉस्फेट, जिसे हम फॉस्फोरिक एसिड के रूप में देखते हैं। तो फॉस्फेट जो होगा वह PO4 के रूप में, ठीक है, इसी को हम फॉस्फोरिक एसिड के रूप में देखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। अब जब H3PO4 यह ज्वाइनिंग होगा किसी शुगर मॉलिक्यूल से, पेंटोस शुगर से जब ज्वाइनिंग होगा, चाहे वो राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज। यदि राइबोज या डीऑक्सीराइबोज की बात कर ले तो फर्क कहाँ दिखाई देगा हमें? सेकंड कार्बन पे, जिसमें कि HH है। अगर ये डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज होता तो क्या आता? OH आता। क्या आता?
OH आता। और यही डिफरेंस जो है हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता है कि डीऑक्सीराइबोज या राइबोज है। जनरली हमने देखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंसेस क्या है। चलिए इसके बाद हम डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं। हम इसके डिटेल भी बाद में देखेंगे किस तरह से एक डीएनए का मॉलिक्यूल यानी शुगर के 5th पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ेगा यहाँ, ठीक उसी तरह से 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ता है और 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ता है। इस तरह से एक स्ट्रैंड बनता है या एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं यानी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं किसका, डीएनए का। आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है डीएनए किसके, प्रोकैरियोट के और यूकैरियोट के। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स मींस व्हाट और यूकैरियोट मीन व्हाट। देखिए प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब ही होता है एंशिएंट। अरे भाई पहले समय की बात है, जिस समय अर्थ सरफेस जो है स्टार्टअप हुई थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टअप हुए थे, उस समय पाए जाने वाले सेल जो है, उस समय पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले नंबर ऑफ सेल जो है वो किस तरह से होंगे, और उस तरह पाए जाने वाले सजीव जो हैं देयर आर प्रिमिटिव लिविंग लाइफ एंड देस आर प्रोकैरियोट्स। नाउ इन प्रोकैरियोट इज आल्सो नोन एज false. Why it is? Because of false nucleus and nuclear arrangement. इसका मतलब क्या है देखते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर अरेंजमेंट। चलिए एक सेल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने एक सेल बनाया है, इस सेल में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये प्रोकैरियोट सेल है तो नंबर ऑफ डीएनए जो है वो इस तरह से कॉइल होगा और दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स है। इस नंबर ऑफ ऑर्गेनेल की कंपैरिजन यदि हम यूकैरियोट से करें तो यहाँ पाए जाने वाले नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स वेरी फ्यू है, बहुत कम है। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि दिस इज टू बी अ डीएनए फ्रेगमेंट और डीएनए सीक्वेंस। दिस डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ फ्यूज्ड मॉलिक्यूल और फ्यूज्ड थ्रेड इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड। इसे हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। क्यों कहा इसके बीच में, कारण क्या है, क्योंकि ये जो है तो इसमें किसी भी तरह से ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये एक सेल का, ये सपोज कोई एरिया होता तो ये उसका सेल का सेंटर एरिया न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के साथ साथ क्या नहीं हो सकता भाई, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर पोर्स नहीं होंगे। इस तरह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैप पाई जाती है इंटरनली, दैट एरिया इज नोन एज अ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर नहीं है, न्यूक्लियर पोर नहीं है, न्यूक्लियर वॉल नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉल नहीं होगा उसके साथ न्यूक्लियोसोम्स नहीं होंगे। न्यूक्लियोसोम्स नहीं होंगे फिर साथ ही साथ यहाँ न्यूक्लियोलस नहीं होगा, तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। फिर डीएनए जो है ये फ्री फॉर्म में है, डीएनए जो है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में नहीं है। इस तरह का अरेंजमेंट यानी लैपनेस ऑफ दीज कंपोनेंट of nuclear wall, nuclear membrane, nucleosome, nuclear pore, nucleolus, these are absent, therefore we say as a nuclear arrangement is absent in prokaryotic living organism. Okay, in eukaryotic organism, eukaryotes definite सेल होगी, सेल के इनसाइड में सेंटर में न्यूक्लियस होगा। इन जनरली हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? यदि हमने ये कहा कि इस सेल में सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस इज द एनिमल सेल, बट इन द केस ऑफ ये सेल है और सेल के जस्ट अवे ऑफ सेंटर है, दिस टू बी अ
प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिस्कस हम दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस सेल में क्या मेजर डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक के। हम देखते हैं कि इस सेल में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, न्यूक्लियर वॉल पाया जाएगा, उसी के साथ साथ न्यूक्लियर कोर पाए जाएंगे, न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा और डीएनए पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस के इनसाइड में डीएनए पाया जा रहा है। इस तरह के कंपोजिशंस जो है हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर अरेंजमेंट पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर, यहाँ यू का मतलब ही है डेफिनिट और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ डेफिनेट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसी को ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसी को ट्रू न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मेजर डिफरेंस देखते हैं। अब हम अपने टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टेट बोर्ड के इस सेक्शन में, इस टॉपिक में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड के बाद में हम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखेंगे, डीएनए का स्ट्रैंड देखेंगे। इसके साथ साथ डीएनए के स्ट्रैंड के बाद हम कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, यानी हिस्टोरी ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या हम ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ जेनेटिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, जीन का नाम सजेस्ट किसने किया। फिर हम जीन के बाद में हम देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से था। डीएनए जो है ये ट्रांसफर होता है, इस बात को ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी के आधार पर ग्रिफिथ ने, उसी के साथ साथ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने माइस पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। इस बात की सिद्धता वहां से सिद्ध होती है, लेकिन उसके बाद में भी वे कंसेप्ट के कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट आया मैककार्टी, एवरी और मैकलॉड का। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। तीसरा कंसेप्ट बताया हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कराया रेडियो आइसोटॉप लगाकर, और रेडियो आइसोटॉप के माध्यम से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन पाए जाते हैं। देन हम पढ़ने वाले इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट में, या इस टॉपिक में कि किस तरह से जीन जो है ये ट्रांसफर होते हैं। उसके साथ साथ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होती है, यूकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होती है। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि बेसिकली डीएनए के मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड किस तरह से होता है, यानी सोलेनॉइड मॉडल भी पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक के डीएनए के स्ट्रक्चर को, जिसे डीएनए हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम इसी में विल्किंस और उनके सहयोगी के बारे में, जो कि इन्होंने एक्सरे डिफरेंशिएशन के द्वारा जो है डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। इस तरह से डीएनए हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डीएनए का रिप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक में। अब इसके साथ प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हम डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन मॉलिक्यूल होगा वो किस तरह से होगा उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली जो डीएनए का मिचेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस तरह से होता है, ये भी इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म, यानी सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
इसी के साथ साथ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है और साथ ही साथ हम एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंत में पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस या जेनेटिक कोड के बाद हम देखते हैं कि लेक ऑपेरान इन प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेक ऑपेरान की प्रोसेस कैसी होगी और साथ ही साथ डीएनए किस तरह से जो है वह मॉडल या ऑपेरान प्रोजेक्ट परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ हम लास्ट एट द एंड हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। तो आज इस टॉपिक में बस इतना ही। कल से इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं नए एनर्जी के साथ। तब तक के बाय बाय।